दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं कि सोइल इरोजन। क्या होती है सोइल इरोजन, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसके प्रकार होते हैं, कौन कौन से एजेंट होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं चीजों को आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट, हम इसकी डेफिनेशन से इसकी डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो माना कि यहाँ पर प्लेस ए है, क्या है, प्लेस ए है। यहाँ पर जो सोइल पार्टिकल्स हैं या जो मृदा के कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर क्या जा रहे हैं। तो इसे कहेंगे हम सोइल इरोजन। यानी जो सोइल के या पार्टिकल्स हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस यदि वो रिप्लेस हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे सोइल इरोजन। अब ये होता क्यों है, इसके कौन कौन से एजेंट होते हैं जो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पर जो इसकी शरण शक्तियाँ हैं या जो इरोजन पावर हैं, इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं ईपी, इरोजन पावर। क्या होते हैं इरोजन पावर? यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर होता है आपके वाटर हो सकता है, आपके विंड हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो प्रकार होते हैं जो सोइल पार्टिकल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर ले जाते हैं या उसको रिप्लेस कर देते हैं। या इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि यदि जो अपर लेयर होती है सोइल की वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस यदि वो रिप्लेस हो रही है तो उसे कहेंगे हम सोइल इरोजन। स्टूडेंट, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब मैं बात करना चाहूँगा यदि इसके प्रकारों की, तो इसके दो प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है नेचुरल इरोजन और दूसरा होता है एसिलरेटेड इरोजन, जिसे हम त्वरित क्षरण भी कह सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पर हम एक बार इनके अंतर देखेंगे। क्या होता है? पहला हो सकता है नेचुरल इरोजन और दूसरा है एसिलरेटेड इरोजन। नेचुरल इरोजन और दूसरा है एसिलरेटेड, एसिलरेटेड इरोजन। तो इसके दो प्रकार होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक क्षरण, प्राकृतिक क्षरण बोल सकते हैं, और इसे बोलते हैं त्वरित क्षरण। ये हो गया अपने त्वरित क्षरण। अब इन दोनों अंतरों में हम क्या डिफरेंस है, क्या इनमें मेन अंतर है, उनको हम डिस्कस करेंगे एक एक को। तो पहले हम इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इनमें क्या अंतर है। तो पहला अंतर आता है यहाँ पर कि इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। क्या है? ये एक धीमी प्रक्रिया है। और यदि एक्सीलरेटेड इरोजन की बात करें तो इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। क्या है? फास्ट प्रोसेस है, यानी बहुत तेज गति से जो इरोजन होता है वो होता है एक्सीलरेटेड इरोजन के अंदर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके दूसरे अंतर की, तो वो हो सकता है कि जो प्राकृतिक क्षरण है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि जो एक्सीलरेटेड इरोजन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, जबकि हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। क्या? इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इसके अंदर आगे तीसरा जो मेन डिफरेंस क्या है कि जो वनस्पति होती है, जिस क्षेत्र में वनस्पति होती है उन मृदाओं में क्षरण होता है, उसे हम कह सकते हैं कि वो प्राकृतिक क्षरण होता है। यानी कि वनस्पति युक्त मृदाओं में जो क्षरण हो रहा है सोइल का, उसे कहेंगे हम प्राकृतिक क्षरण। यानी वनस्पति युक्त मृदा में जो सोइल इरोजन हो रहा है उसे हम कहें प्राकृतिक क्षरण। और यदि वनस्पति विहीन मृदाओं में हो रहा है, क्या? वनस्पति विहीन, क्या? वनस्पति विहीन मृदा में जो इरोजन हो रहा है वो आएगा एक्सीलरेटेड इरोजन के अंदर। शब्दों का ध्यान रखा, इसके अंदर वनस्पति युक्त मृदाओं में होगा, जबकि ये वनस्पति विहीन मृदाओं के अंदर स्टूडेंट्स हो रहा है। अब मैं पर्टिकुलर इसका अगला अंतर की बात करूं तो वो आएगा कि जो यहाँ पर प्राकृतिक क्षरण होता है उसके अंदर जितना सोइल का कटाव हो रहा है उतना उसका निर्माण भी हो रहा है। यानी जो मृदा कटाव है और इसका जो इरोजन हो रहा है या इसका निर्माण हो रहा है उसके अंदर क्या सामंजस्य बना रहता है। यानी जितना निर्माण होगा, क्या होगा? जितना निर्माण होगा उतना ही कटाव हो रहा है। तो इन दोनों में क्या है? सामंजस्य बना हुआ है, तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि जो एक्सीलरेट और इरोजन होता है इसके अंदर कटाव ज़्यादा होता है। क्या होता है? कटाव ज़्यादा हो रहा है, जबकि मृदा का निर्माण कम हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें मृदा का निर्माण
कम हो रहा है। तो ये थे हमारे बेसिक जो इसके अंदर अंतर होते हैं, यानी जो प्राकृतिक जो इरोजन है वो है और एसिलरेटेड जो इरोजन है उनके अंदर मुख्य अंतर ये थे। मैं एक बार आपको दोबारा ये बता देता हूँ कि क्या कौन कौन से इसके बेसिक अंतर। तो पहला आता है जो स्लो प्रोसेस होती है और जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, जो वनस्पति युक्त मृदा में होता है या जिसके मृदा निर्माण और मृदा कटाव में सामंजस्य बना होता है, वो होते हैं हमारे प्राकृतिक क्षरण। अगर बात करें एसिलरेटेड इरोजन की, जो फास्ट प्रोसेस होती है जिसके अंदर वनस्पति विहीन मृदाओं में होता है, या यूं कह दे जो पशुओं द्वारा चढ़ ली गई भूमि है या पशुओं के द्वारा जो चढ़ ली जाती है भूमि, उसके ऊपर कोई वनस्पति नहीं छोड़ी जाती, उन मृदाओं में जो शरण हो रहा है वो आएगा अपने एसिलरेटेड इरोजन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फास्ट प्रोसेस होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे इनके अंदर बेसिक अंतर। अब मैं आपको इनके पर्टिकुलर जो एजेंट थे मी कि सोयल के जो पार्टिकल्स है वन प्लेस टू अनदर प्लेस रिप्लेस हो रहे हैं, वो किस प्रकार से हो रहे हैं, तो वो होते हैं दो प्रकार के जो मैंने बताए थे कि एक तो वाटर इरोजन और दूसरा विंड इरोजन। तो पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ यहाँ पर वाटर इरोजन की। वाटर इरोजन क्या होता है अभी देखते हैं। वाटर इरोजन यानी जो जल के द्वारा यदि सोयल पार्टिकल्स का वन प्लेस टू अनदर प्लेस यदि रिप्लेसमेंट हो रहा है तो वो आएगा वाटर इरोजन के अंदर। अब वाटर इरोजन की जो पर्टिकुलर एक एक स्टेप कौन कौन से होते हैं, कितने इसके स्टेप होते हैं, मैं आपको एक एक स्टेप के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली स्टेप आती है जो वाटर इरोजन की, वो आती है हमारे स्प्लैश इरोजन। क्या होती है स्टेप फर्स्ट, कौन सी है, वो है स्प्लैश इरोजन। ठीक है स्टूडेंट, ये है इसकी फर्स्ट प्रोसेस। मैं आपको इनकी एक एक के बारे में डिटेल स्टडी करवाने वाला हूँ। पहले इनको हम जो स्टेप है उनको एक एक को यहाँ पर राइट अप कर लेते हैं। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है यहाँ पर सीट इरोजन। क्या है? सीट इरोजन। ये स्टेप 2 हुई। अब स्टेप 3 की यहाँ कर अगर बात करें तो वो आएगी हमारे रिल इरोजन। कौन सी? रिल इरोजन। तो ये है रिल इरोजन। अगर स्टेप नंबर 4 की हम बात करें, स्टेप कौन सी? 4, तो इसको हम कह सकते हैं गली इरोजन। कौन सी स्टेप है? चौथी स्टेप जिसको हम कह सकते हैं गली इरोजन। गली इरोजन के बाद में स्टेप नंबर आती है 5। वो कौन सी है स्टूडेंट्स? गली इरोजन के बाद में आता है रेवाइंस, यानी खड्ड जो इरोजन होता है, रिवाइंस इरोजन। फिर आता है हमारे लैंड स्लाइडर। ये स्टेप 6 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब जो लास्ट स्टेप बच जाती है वाटर इरोजन के अंदर, वो आती है हमारे एस्चुराइन। जो एस्चुराइन इरोजन होता है, समुद्र तट के ऊपर जो इरोजन होता है, उस इरोजन को हम कहेंगे समुद्र तटीय इरोजन। अब मैं आपको इनके एक एक के बारे में पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहले देखते हैं स्प्लैश इरोजन क्या होता है। स्प्लैश इरोजन की कौन कौन सी स्टेज होती हैं, यहाँ पर हम इनको एक एक को स्टडी करने वाले। तो मैं पहले बता दूं कि स्प्लैश इरोजन है जो वो है वाटर इरोजन की जो पहली स्टेज होती है या प्रारंभिक की स्टेप होती है, वो यही होती है जब वाटर इरोजन शुरू होता है, यानी कि जब बरसात की बूंदें, इसके यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो प्रारंभिक अवस्था है। क्या है? प्रारंभिक स्टेज जिसको बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था है। दूसरा मैं इसके बारे में बताऊं तो ये है जब सोयल के ऊपर वाटर के या रेन ड्रॉप जो आकर गिरती है तो उन जैसे यहाँ फॉल आउट होगा वाटर, है ना, सोयल पार्टिकल्स पर, तो वो क्या कर देगी, जो सोयल के पार्टिकल्स उनको छिन्न भिन्न कर देगी। क्या कर देगी? छिन्न भिन्न कर देगी। जिससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सोयल के ऊपर? जो इसकी जल की प्रवेश क्षमता है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। जल प्रवेश क्षमता कम हो जाएगी। जल प्रवेश क्षमता, इसकी जो जल प्रवेश क्षमता है छिन्न भिन्न, यह जल प्रवेश क्षमता कम हो जाएगी। तो ये था हमारे स्प्लैश इरोजन।
इसके बाद में जो दूसरी अवस्था आती है वाटर इरोजन की, वो है हमारे सीड इरोजन। सीड इरोजन की स्टूडेंट्स हम जहाँ तक बात करें, वो है सबसे डेंजरस प्रोसेस। क्यों है ये डेंजरस प्रोसेस? ये सबसे डेंजरस प्रोसेस है। अब मैं पूछूं कि ये डेंजरस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जब सोइल की जो लेयर होती है, अपर लेयर होती है, या सबसे फर्टाइल जो सोइल होती है, उसकी एक समान मोटाई बहकर वाटर के साथ क्या हो चली जाती है, इसलिए ये सबसे डेंजर प्रोसेस है। क्या होती है इसके अंदर? समान मोटाई की, क्या? समान मोटाई की परत बहकर चली जाती है। इसके कारण क्या है? सबसे डेंजरस प्रोसेस है। यदि आपके क्वेश्चन आ जाए कि जो वाटर इरोजन होता है या इरोजन होता है, इनमें सबसे, यदि मृदा उर्वरता की दृष्टि से सबसे खतरनाक जो इरोजन है वो कौन सा है, तो आप सीधा आंसर लगा सकते हैं कि वो सीट इरोजन है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अगली जो अवस्था आती है वो आती है हमारे रिल इरोजन। अब मैं बताऊंगी रिल इरोजन क्या होता है। जब बरसात शुरू होती है या रेनड्रॉप्स गिरती है सोयल पार्टिकल्स के ऊपर, तो वो क्या है कि नालियां बना लेती है, यानी हल्की नालियां बन जाती है। इसके अंदर छोटी छोटी नालियां बन जाएंगी। इन नालियों को क्या कर सकते हैं हम? इन नालियों को हम जुताई के द्वारा वापस ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका उपाय क्या है? जुताई के द्वारा ठीक कर सकते हैं, वापस सही कर सकते हैं इन नालियों को। जबकि जो ये गली इरोजन होता है, इसके अंदर क्या है कि रिल इरोजन की बढ़ती हुई अवस्था होती है। बढ़ती हुई अवस्था होने के कारण क्या होता है इसके अंदर? पहले में रिल इरोजन हो गया, इसके अंदर छोटी नालियां बन जाती है जो जुताई के द्वारा हम वापस सही कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगली स्टेप है हमारी गली इरोजन है, तो ये क्या होती है कि इसकी ये है ना, जो रिल इरोजन था उसी की बढ़ती हुई या विस्तृत जो प्रोसेस होती है वो होती है गली इरोजन। यानी इसके अंदर नालियां बनी थी, इसके अंदर अवनालिका बन जाएंगी, यानी जो थोड़ी चौड़ी और गहरी नालियां बनती है, क्या हो जाएगा इसके अंदर? थोड़ी चौड़ी प्लस गहरी जो नालियां बनेगी वो बनेगी किसी गली इरोजन। इसी के साथ जो सब सोइल होती है, सब सोइल, वो भी बहाकर चली जाएगी किसमें? गली इरोजन में। तो ये थी इसके जो बेसिक टर्म्स होती थी गली इरोजन की, वो मैंने आपको बता दी। अब आता है इसकी अगली प्रोसेस आती है रिवाइंस इरोजन। रिवाइंस इरोजन को यूं कह सकते हैं कि जो खड्ड इरोजन होता है, यानी कि ये जो गली इरोजन था उसी की बढ़ती हुई अवस्था है, यानी उसके अंदर गड्ढे हो रहे थे लेकिन कम गहरे थे वो, और इसके अंदर क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं खड्ड इरोजन। क्या? खड्ड क्षरण। ये किसकी बढ़ती हुई अवस्था है? क्वेश्चन आते तो यह एक गली इरोजन था, उसी की बढ़ती हुई अगली अवस्था कौन सी है? रिवाइंस या खड्ड इरोजन किसको कह सकते हैं? ये अधिक गहरे, एक तो अधिक गहरे और चौड़े जो गड्ढे पड़ जाते हैं सोइल के ऊपर, वो आते हैं रिवाइंस इरोजन के अंदर। जब वर्षा तेज हो या नदी नालों के अंदर जो गड्ढे पड़ते हैं वो आते हैं रिवाइंस इरोजन के अंदर। ये गहरे क्या होते हैं? गहरे गड्ढे होते हैं, गहरे गड्ढे बन जाते हैं रिवाइंस इरोजन। अब जो सेकंड लास्ट हमारे वाटर इरोजन का टाइप्स आ रहा है या स्टेप आ रही है, वो है लैंडस्लाइडर। क्या होता है लैंडस्लाइडर? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब बरसात तेज हो रही हो तो क्या होती है, जो पुराने इमारतें या जो चट्टानें होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं जो बहुत ज्यादा पुरानी थी, वो अधिक तेज बारिश होगी तो क्यों संतृप्त हो जाती है, जिसके कारण क्या है वो ढह कर के नीचे आ जाती है, और गुरुत्वाकर्षण के जो विरुद्ध उनकी क्षमता थी, या गुरुत्वाकर्षण बल के जो विरुद्ध उनकी कार्य करने की क्षमता थी, वो क्या नष्ट हो जाती है। इसके कारण वो ढह जाती है। तो इसके अंदर क्या आएगा? एक तो पुरानी चट्टान, पुरानी चट्टानें या इमारतें इसको बोल सकते हैं, ढह जाती है। इसके अंदर और क्या होता है? पुरानी चट्टानें नीचे आ जाती है, और जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो कार्य करने की क्षमता थी वो कम हो जाती है। और जो अपने लास्ट जो स्टेप बच जाता है इसके अंदर वाटर इरोजन के अंदर, अब आता है हमारे जो एस्चुराइन यानी समुद्र तट के किनारे जो वाटर इरोजन हो रहा था, वो होता है जब समुद्र की लहरें आती हैं तो उसके किनारे की जो सोल होती है वो क्या होती है? इरोज हो जाती है समुद्री लहरों के कारण। समुद्र की लहरों के कारण जो किनारों के ऊपर जो सोल होती है वो क्या है?
एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वो होता है एस्चुराइन इरोजन। ये था अपना लास्ट जो इसका वाटर इरोजन का टाइप था, स्टेप था, वो था। एक बार मैं आपको इनको दोबारा बता देता हूँ। पहला जो हमारे प्रकार था वो था स्प्लैश इरोजन। ये क्या थी, जो वाटर इरोजन था उसकी प्रारंभिक अवस्था थी, और इसके अंदर जब वर्षा की बूंदे या सोil के ऊपर आकर गिरती है तो वो क्या करती है, जो सोil पार्टिकल्स को छिन्न भिन्न कर देती है, जिसके कारण क्या होती है, जल प्रवेश क्षमता कम हो जाती है। और इसी की दूसरी अवस्था आती है हमारे सीट इरोजन। ये मृदा उर्वरता की दृष्टि से काफी खतरनाक होती है, और इसके अंदर समान मोटाई की जो परत होती है वो एक साथ बहकर चली जाती है, इस कारण ये काफी खतरनाक होती है। इससे अगली जो अवस्था आती है वो आती है रिल इरोजन। इसके अंदर क्या आती है, जब वर्षा शुरू होती है तो छोटी छोटी नालियां बन जाती है, उसे हम रिल इरोजन कह सकते हैं। उनको हम जुताई के द्वारा वापस ठीक कर सकते हैं। जबकि गली इरोजन होता है वो थोड़ी चौड़ी और गहरी नालियां होती है, जिनको हम जुताई के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। क्या है, जुताई के द्वारा इनको ठीक नहीं कर सकते हैं। और उसकी जो गली इरोजन था उसी का विस्तृत रूप, यानी अगली जो बढ़ती हुई अवस्था है वो है रेवाइंस इरोजन। उसमें क्या होता है, जो गहरे गड्ढे होते हैं या उसको हम खड्ड सरण कह सकते हैं, उसका विस्तृत रूप है। फिर आता है लैंडस्लाइडर्स, या पुरानी चट्टानें थी या पुरानी इमारतें हैं, वो क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपनी क्षमता खो देती है, जिसके कारण वो इरोज हो जाती है अधिक तेज बरसात होने के कारण। ठीक है, तो लास्ट हमारे जो आता है वो आता है एस्चुराइन, समुद्र किनारे जो लहरों के कारण वाटर इरोजन हो रहा था वो आता है एस्चुराइन। अब मैं आपको अगली जो आता है ये वो हमारे वाटर इरोजन। अब है विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जो विंड इरोजन था वो क्या है, विंड इरोजन या इसको कह सकते हैं मृदा क्षरण, यानी जो वायु क्षरण कह सकते हैं, सॉरी, इसको कह सकते हैं हम वायु क्षरण। वायु के द्वारा यदि कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिप्लेसमेंट हो रहा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, विंड इरोजन के अंदर आएगा। विंड इरोजन हमारे 3 स्टेप में होता है। पहली स्टेप आती है सस्पेंशन, सेकंड है साल्टेशन, और तीसरी स्टेप है सरफेस क्रीप। तो सस्पेंशन क्या होता है, विंड इरोजन की जो हमारे राजस्थान में है सबसे ज्यादा होता है विंड इरोजन होता है, और जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है उनके अंदर होता है हमारे वाटर इरोजन। अब शुरू करता हूं मैं। इसकी जो पहली स्टेप है वो क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होता है वो इसकी प्रारंभिक अवस्था है। फिर दूसरी आती है साल्टेशन। साल्टेशन साल्टेशन के बाद में जो तीसरी आती है हमारे स्टेप वो है सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप। अब मैं आपको इन तीनों के अंदर क्या अंतर है वो बताऊंगा। जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, जो साल्टेशन होता है वो किन कणों का आता है। यानी कि अब सस्पेंशन की हम पर्टिकुलर बात करें तो उसको हम कह सकते हैं 0.1, क्या 0.1 mm से कम व्यास, क्या 0.1 mm से कम व्यास के जो पार्टिकल्स होते हैं या कण होते हैं वो क्या है, जो वातावरण के अंदर हमेशा लटके रहते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये हजारों किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं या लटके रहते हैं वायुमंडल के अंदर, तो वो होता है सस्पेंशन। ये होती है हमारी पहली जो स्टेप होती है वो होता है विंड इरोजन की। और इसकी अगर अगली स्टेप की बात करें हम, अगली स्टेप आती है हमारे साल्टेशन। इसके अंदर क्या है कि सोल पार्टिकल्स के आधार के ऊपर हम विंड इरोजन को पढ़ रहे हैं, यानी 0.1 से 0.5 mm व्यास, क्या 0.1 से 0.5 mm व्यास वाले जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक इसका जो हिंदी अर्थ है वो है निलंबन, नहीं उच्छलन, ये होता है उच्छलन। इसके अंदर क्या होता है, 0.1 से लेकर 0.5 mm व्यास वाले जो कण होते हैं वो एक जगह से दूसरे उछल करके आगे जाते रहते हैं। यानी ये सोइल है, ये कण को तो ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ उछल कर एक से स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते रहते हैं, तो उसको कह देते हैं हम साल्टेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो अगली स्टेप है हमारी वो लास्ट है सरफेस क्रीप। क्या होता है सरफेस क्रीप, यदि 0.5 mm, क्या 0.5 mm व्यास से अधिक जो कण होते हैं,
यानी जिन कणों का व्यास क्या होता है 0.5 mm से ज़्यादा होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर रेंगते रहते हैं या लुढ़कते रहते हैं, वो उड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो व्यास है वो बड़ा होता है, इस कारण वो लुढ़कते रहते हैं। क्या कहते हैं? लुढ़कते रहते हैं या रेंगते रहते हैं। तो ये था हमारा लास्ट जो विंड इरोजन का स्टेप था, सरफेस क्रीप। ये था हमारे जो सरफेस क्रीप। और मैं एक बात और बता दूं आपको, जो हमारे साल्टेशन है वो टोटल जो इरोजन हो रहा है, टोटल इरोजन का 50 से 75% जो इरोजन होता है वो केवल इसी साल्टेशन के द्वारा ही होता है। तो ये था हमारे एक सोइल इरोजन जिसको हमने आज कंप्लीट किया है। हमने इसकी क्या क्या देखी, हमने पहले देखी इसकी डेफिनेशन देख ली, फिर इनके जो एजेंट होते हैं वाटर इरोजन और जो विंड इरोजन होता है उनके बारे में देखा, क्या इसके अंदर अंतर होता है, कितने इसके प्रकार होते हैं, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया है। तो जय हिंद।